आज हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल चैप्टर है और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आपका वेक्टर्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो होपफुली आप वेक्टर का चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो अब हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? आप कोई पत्थर लो और उसको हवा में ऐसे ही फेंक दो, तो उसकी जो भी मोशन बनती है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। वेरी सिंपल। एक फुटबॉल रखा है मैदान में, आप उसको किक मार दो तो वो हवा में जैसे चलता है उसकी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल है ना। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसको हवा में आप फेंक दो तो वो फ्रीली अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी जिस तरीके से भी चलती है उसकी हम मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में ऐसे आपने फेंका तिरछा तो वो ऐसे चल रही है, तो असल में वो एक वर्टिकल प्लेन में चलती है, वर्टिकल प्लेन में। इसका मतलब जब कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका गया, अब ये यूं जा रहा है ऐसे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक वर्टिकल प्लेन में होता है। आप फेंकोगे ना तो वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल प्लेन में चलेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक वर्टिकल प्लेन में होता है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ ए स्पेशल केस ऑफ मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन आपको पता है 2 डायमेंशनल मोशन है ना। जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करता है तो 2 डायमेंशनल मोशन होती है, उसी का स्पेशल केस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। जिस वेलोसिटी से आप फेंकेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस एंगल पर फेंकेंगे उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो, सपोज दैट ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। अब ये आपको पता है, एक अंदाज़ है, आपको एस्टीमेट आपको पता है इसका कि कुछ ऐसे इसकी मोशन होने वाली है। तो ये हवा में मूव कर रही है, तो जब ये हवा में मूव करेगी तो हवा का इस पर रेजिस्टेंस लगेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स, ड्रैग फोर्स, एक फ्रिक्शन लगेगा हवा का। ठीक है। एक्चुअल में अगर हवा के फ्रिक्शन की बात यहाँ पर करी जाए तो इसकी जो मोशन होती है एक्चुअल में वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक अजम्पशन लेकर के चलेंगे, एक अप्रॉक्सीमेशन है असल में वो ये कि यहाँ पर हवा का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। हवा के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे, जो कि असल में नेग्लिजिबल होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कम वेलोसिटी से फेंकेंगे। 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर, 30, 40, 50 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप की वेलोसिटी से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उस पर हवा का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ही होता है। ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए ये ऑब्जेक्ट हवा में चलेगी, लगातार इस पर हवा का रेजिस्टेंस लगेगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरी अजम्पशन जो हम इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर में लेंगे वो ये है कि ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन ऑफ दिस बॉडी जो g का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट रहता है। ये हम मान करके चलेंगे। आपको पता होगा अर्थ की सरफेस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाने पर g का वैल्यू कम हो जाता है। आप जितना ऊपर जाओगे g का वैल्यू उतना कम होता चला जाता है। लेकिन g में ये जो डिक्रीज़ हो रहा है, ये अप्रिशिएबल डिक्रीज़, कुछ ख़ास अमाउंट से डिक्रीज़ तब होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाओ। तो छोटी मोटी हाइट्स पर अगर आप जाते हो तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, करीब करीब जी की वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे आप 100 मीटर ऊपर चले गए, 50 मीटर ऊपर चले गए, 500 मीटर ऊपर चले जाओ, 2-3 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, 50 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, 200, 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, तब फिर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने लगता है। तो असल में हम जिन प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे
जैसे किसी पत्थर को, किसी फुटबॉल को हमने ग्राउंड से फेंका होगा समथिंग लाइक 20, 40, 50 मीटर पर सेकेंड से, तो ये जो ग्राउंड से इसकी हाइट बनेगी ना, ये हाइट समथिंग लाइक 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इस टाइप की हाइट्स बनेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा, इसलिए g का वैल्यू करीब करीब कांस्टेंट रहेगा। सो इट्स ए गुड अप्रॉक्सीमेशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दो अजम्पशंस लेकर के चलेंगे। पहली अजम्पशन, और दूसरी अजम्पशन, g का वैल्यू नियरली कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, g का वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दो अजम्पशंस हम लेकर के चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी थ्योरी को डेवलप करेंगे। अब देखो आप, projectile motion, it can be considered as the superposition of two motions। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो मोशन का सुपरपोजिशन कंसिडर कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि जब 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी बॉडी का मोशन होता है तो उसकी मोशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी मोशन को एनालाइज करने के लिए हम उसकी मोशन को स्प्लिट करते हैं 3 पार्ट्स में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। और फिर तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हम अपने इक्वेशंस अप्लाई कर देते हैं, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले इक्वेशंस होते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v = u + at, s = ut + ½ at, इसका वो सारे इक्वेशंस। तो हम तीनों इक्वेशन x के अलॉन्ग अलग अप्लाई करते हैं, y के अलॉन्ग अलग अप्लाई करते हैं, z के अलॉन्ग अलग अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो मोशन को स्प्लिट किया जाता है जब मोशन 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है। और अगर कोई पार्टिकल की मोशन 2 डायमेंशनल स्पेस में है, मतलब कि एक प्लेन में है, तो फिर हम उसकी मोशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, x और y के अलॉन्ग। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्शन पॉइंट को अगर हम ओरिजिन मान लें, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के अलॉन्ग हम x एक्सिस मान लें और वर्टिकली ऊपर हम मान रहे हैं y एक्सिस, इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है एक वर्टिकल प्लेन में, एंड दैट इज़ दी XY प्लेन। वर्टिकल प्लेन हमने क्या लिया है, XY प्लेन। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसको हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ये एक प्लेन में हो रहा है, इसलिए इसकी मोशन को एनालाइज करने के लिए हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, एक x एक्सिस के अलॉन्ग और एक y एक्सिस के अलॉन्ग। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है मान लो u। अब अभी जो हम आपको समझा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे चैप्टर को समझने के लिए, इसलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। इसकी मोशन को हम स्प्लिट करेंगे, इसकी जो रिज़ल्टेंट मोशन है असल में वो 2 मोशन का रिज़ल्टेंट होता है। 2 मोशन एक साथ मिलती हैं, इम्पोज होती हैं इस पर, तब ये रिज़ल्टेंट मोशन आपको इस टाइप का दिखाई पड़ता है। तो इसकी जो कंप्लीट मोशन है उसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसकी मोशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो आपको x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मोशन कंसीडर करना होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन देखना होगी, या फिर आपको इसकी मोशन देखना होगी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकली इसके साथ क्या हो रहा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सिर्फ आप उसको देखोगे, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। तो किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आइदर वी विल कंसिडर ओनली द मोशन अलॉन्ग द y एक्सिस इन द वर्टिकल डायरेक्शन और ओनली अलॉन्ग द x एक्सिस। अब देखो हम क्या करेंगे, मोशन को स्प्लिट करने का मतलब ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम स्प्लिट करेंगे x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग। उनके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग। बाकी एक होता है टाइम के कंपोनेंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, वो स्केलर है। तो हम देखो कंपोनेंट अब बना रहे हैं। हमने जो इनिशियल वेलोसिटी इसको दी है, उस वेलोसिटी का अगर हमने प्रोजेक्शन एंगल थीटा रखा है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ये है u का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग ux। इसी तरीके से u का कंपोनेंट y एक्सिस के अलॉन्ग, व्हाट इज दिस uy, ये बन जाएगा u sin थीटा। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी vertically upward in the vertical direction. This is the initial velocity along the y axis. Okay. जब ये ऑब्जेक्ट हवा में चल रही है तो इस पर सिर्फ एक फोर्स लगेगा। अगर इसका मास m है तो इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg, इसका वेट लग रहा है। बाकी हवा का रेजिस्टेंस तो हम नेगलेक्ट कर ही चुके हैं, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg एंड दैट इज़ ऑब्वियसली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही आएगा। अच्छा, कितना एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स अपॉन मास, कितना एक्सेलरेशन आया g। ये एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग, राइट। y एक्सिस के अलॉन्ग किस तरफ है, ये नेगेटिव y की तरफ है या पॉजिटिव y की तरफ है। पॉजिटिव y तो हमने ऊपर ले लिया, तो ये एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की ओर है ना। इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है ये असल में y एक्सिस के अलॉन्ग है। ये एक्सेलरेशन का आप कह सकते हैं कंपोनेंट, एक्चुअली द नेट एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अलॉन्ग द y एक्सिस। तो y के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो यही एक्सेलरेशन है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और चूंकि हमने पॉजिटिव y ऊपर लिया है और ये नीचे है, इसलिए इसको हम लिखेंगे -g। ओके। अच्छा, x के अलॉन्ग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, नो फोर्स सो नो एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब x एक्सिस, जो कि हमने ग्राउंड के अलॉन्ग लिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है 0 और y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है -g। हमने जो y एक्सिस लिया वो ऊपर लिया है। अगर हम पॉजिटिव y एक्सिस नीचे ले लेते तो यही ay हमें +g लेना पड़ता, लेकिन उस केस में ये जो uy होता, अभी देखो uy किधर है, ऊपर है ना, और पॉजिटिव y भी ऊपर ही है, इसलिए uy को हमने क्या लिया, +u sin थीटा। अगर पॉजिटिव y हम नीचे लेते तो नेगेटिव y ऊपर हो जाता, और अगर uy ऊपर होता, जैसा कि हम इधर फेंक रहे हैं, ऐसा फेंकने पर इधर ही बनेगा, तो फिर uy हमें क्या लेना पड़ता, -u sin थीटा लेना पड़ता। ओके, फिलहाल हम इसको पॉजिटिव y को ऊपर ले रहे हैं, सो uy इज +u sin थीटा एंड बिकॉज दिस g इज डाउनवर्ड सो द एक्सेलरेशन अलॉन्ग द y एक्सिस दैट इज -g, राइट। ओके, वेरी सिंपल। अब ज़रा एक बात समझ लो, आपने ये रिलेशंस तो पढ़े ही होंगे। x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ये होता है x के अलॉन्ग वेलोसिटी का डेरिवेटिव, y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ये होता है y के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट, उसका डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। ये क्या करता है, ये इसको चेंज करता है, इसका कोई कनेक्शन इसके साथ नहीं होता है, ये हो या ना हो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसको कौन चेंज कर सकता है, ये। अगर ये है तो इसको चेंज करेगा, और अगर ये नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में 0 होता है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ, देखो x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, ये ज़रा हम प्रॉपरली लिख देते हैं यहाँ पर। x एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, एक्सेलरेशन है 0। y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, एंड द एक्सेलरेशन इज -g। ओके, तो देखो x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 है। तो जब x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है तो फिर x के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा।
एक्स के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है जो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी को चेंज कर सके, इसलिए एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वाई के अलॉन्ग एक एक्सेलरेशन है माइनस जी, इसका मतलब वाई के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो बदलेगी, वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी अभी आपको समझाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उसकी मोशन को स्प्लिट करेंगे दो डायरेक्शंस में, एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, ओके। अब देखो इसका क्या मतलब है, ए एक्स के 0 होने का, ए वाई के माइनस जी होने का मतलब क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, अब वो समझ लो। बहुत काम की चीज़ अब हम बता रहे हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी जो अब बताने वाले हैं, तो आगे इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जब ऑब्जेक्ट को शुरू में फेंका है इनिशियली, तो इनिशियली इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है, u है, और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। तो इस वजह से u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया u cos थीटा, इसको हम ux बोल रहे हैं, और वर्टिकली ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी है इसमें u sin थीटा, सो दिस इज़ u y। अब देखो हॉरिजॉन्टली तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वर्टिकली एक एक्सेलरेशन है एंड दैट इज़ माइनस जी, है ना, नीचे की ओर g एक्सेलरेशन है इसमें। अब ये आपको ये तो पता ही है कि ये चलता कैसे, ये यूं जाता है। यूं का मतलब कैसे जाता है, ये यूं का मतलब ऐसे जाता है। देखो यूं का मतलब ऐसे जाता है कि ये लगातार हॉरिजॉन्टली राइट में चल रहा है और साथ साथ ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और फिर धीरे धीरे ये नीचे भी आ रहा है। अर्थ से, ग्राउंड से इसका जो हाइट है वो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बाद में वही हाइट कम हो रहा है। तो वर्टिकली देखा जाए तो ये ऊपर गया, उसके बाद फिर ये नीचे आया, और हॉरिजॉन्टली ये राइट में चलता चला गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। किसी भी टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके पाथ के टेंजेंशियल होगी। कर्व पाथ पर जब भी कोई पार्टिकल चले या स्ट्रेट लाइन पर चले उससे मतलब नहीं है, पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है। तो नेट वेलोसिटी की अगर हम बात करें वो तो टेंजेंशियल पाथ के है। अब उसी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो किसी भी टाइम पर पार्टिकल में जो दो वेलोसिटीज़ होंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, इनके बारे में एक बात ये समझो। देखो इनिशियली what is the velocity in the horizontal direction? This velocity is u cos theta। हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसलिए x के अलॉन्ग वेलोसिटी जो इनिशियली है आगे चल कर के किसी भी टाइम पर वो वही बनी रहेगी। आगे चल कर के किसी टाइम t पर अगर हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें x के अलॉन्ग, ये इक्वेशन तो आपने देख रखा होगा, तो x के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी ux तो है u cos थीटा, ax कितना है 0, तो किसी भी टाइम पर ये टर्म कितना हो गया 0, तो किसी भी टाइम t पर इसकी x के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है, शुरू में थी आगे भी वही बनी रहेगी। आगे चल करके किसी भी टाइम पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम बनी रहेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके भी वो u cos थीटा ही रहेगी। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके भी वो u cos थीटा ही रहेगी। ग्राउंड पर टकराने से जस्ट पहले भी वो u cos थीटा ही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर पूरे पाथ में, पूरी मोशन में लगातार u cos थीटा बनी रहेगी। ठीक है, this horizontal velocity, this velocity is u cos theta. Now consider the vertical velocity, the motion in the vertical direction, the velocity in the vertical direction. Velocity vertical direction में कैसे चेंज हो रही है। इनिशियली ऊपर की ओर, वर्टिकली ऊपर की ओर y के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा ऊपर है। अच्छा एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है y के अलॉन्ग,
तो ये उल्टा एक्सेलरेशन जो पड़ गया नीचे की ओर, वो इस ऊपर की ओर वेलोसिटी के साथ क्या करेगा? वेलोसिटी इनिशियल ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो इस वेलोसिटी को क्या करेगा? एक्सेलरेशन कम करेगा, है ना, कम करेगा। तो वर्टिकल जो वेलोसिटी है ना वो कम होती चली जाएगी। अच्छा, कम तो होगी, वर्टिकली वेलोसिटी इनिशियली ऊपर थी, एक्सेलरेशन उल्टा पड़ गया, तो वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, कम तो होगी लेकिन धीरे धीरे कम होगी ना, तो जब तक वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकली ऊपर है तब तक ये ऊपर उठता रहेगा। वेलोसिटी एकदम से ख़त्म थोड़ी ना होगी। इनिशियली वेलोसिटी यू साइन थीटा है, कुछ आगे चल करके कुछ कम हो गया, फिर आगे चल करके कुछ और कम हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो ये वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, फिर आगे चल करके ये थोड़ा सा और कम हो गया। तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो लगातार छोटा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये देखो वर्टिकली ऊपर की ओर वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, कम तो हो रही है लेकिन जब तक ऊपर है तब तक ये ऊपर उठेगा। ऊपर तब तक उठेगा जब तक कि ये ऊपर है, और जिस टाइम पर ये ज़ीरो बन गया, क्योंकि ज़ीरो तो बनना ही है, वेलोसिटी इनिशियल ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो ज़ीरो तो अल्टीमेटली बनेगा ना। तो जिस टाइम पर ये ज़ीरो बनेगा बस उसी टाइम पर इसका ऊपर उठना बंद हो जाएगा। उससे पहले पहले ये वी वाई ऊपर था तो इसकी ग्राउंड से हाइट बढ़ रही थी। जब ये वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो बन गई तो इसकी हाइट ऊपर की ओर बढ़ना, ग्राउंड से हाइट बढ़ना रुक गया, स्टॉप हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी है, तो वो क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी इसमें नीचे की ओर वेलोसिटी अब जनरेट करेगा। अब इसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी बनेगी वो डाउनवर्ड बनेगी और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वर्टिकली ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो शुरू में ऊपर रहेगी, आधी मोशन के लिए ऊपर रहेगी और आधी मोशन के लिए वो नीचे रहेगी। ऊपर जाते जाते ऊपर तब तक जाएगा जब तक वी वाई ऊपर है, तब तक ऊपर जाएगा। ऊपर जाना रुक जाएगा एक मोमेंट के लिए, जिस टाइम पर वी वाई ज़ीरो बनेगा। उसके बाद फिर वो नीचे आने लगेगा, क्योंकि अब वी वाई नीचे हो जाएगा और अब वी वाई नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा। जिस मैनर में ये वी वाई बढ़ा था बिल्कुल सेम मैनर में ये वी वाई, जिस मैनर में ये वी वाई कम हुआ था बिल्कुल सेम मैनर में ये वी वाई नीचे आते टाइम बढ़ेगा। ऊपर जाते टाइम जैसे कम हो रहा है बिल्कुल उसी मैनर में नीचे आते टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड के पैरेलल कोई भी एक लेवल कंसिडर करो, उस लेवल से पार होते टाइम, ऊपर की ओर जाते टाइम इसका जो जितना वी वाई ऊपर है, जैसे मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड, इसी लेवल को क्रॉस करके जब ये नीचे आ रहा होगा, तो जब ये इस लेवल पर होगा उस टाइम पर इसका जो वी वाई होगा वो उतना ही बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड नीचे बन जाएगा, मतलब इस वी वाई को अगर आप +10 बोलते हैं तो ये वी वाई क्या हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका मतलब है। जिस मैनर में वी वाई कम हो रहा है उसी मैनर में वी वाई ये बढ़ता चला जाएगा। वी वाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी? यू साइन थीटा से। यू साइन थीटा से रेड्यूस होते होते ज़ीरो बन गया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जस्ट बिफोर द कोलिजन ये वापस यू साइन थीटा ही बन जाएगी। जिस मैनर में ये डेसिलरेट हुआ है उसी मैनर में नीचे की ओर एक्सिलरेट हो रहा है। ऊपर जाते टाइम डेसिलरेट हो रहा है, नीचे आते टाइम एक्सिलरेट हो रहा है वर्टिकली। तो यू साइन थीटा ये ऊपर है, अब ये यू साइन थीटा नीचे है, मतलब वी वाई अगर आप बोलोगे तो वो -u साइन थीटा बनेगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ u cos थीटा। अगर आप इस u cos थीटा और u साइन थीटा को मिला दो तो ये वापस वही बन जाएगा, u स्क्वायर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। एक बात नोट करो, अक्सर लोग एक गड़बड़ कर देते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं ना उनके दिमाग में एक गलत आइडिया बैठ जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके वेलोसिटी कितनी है? बोलो कितनी है वेलोसिटी? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी है? 0। 0
नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। वेलोसिटी का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो है। हाईएस्ट, ये ध्यान रखना, अक्सर लोगों को गड़बड़ होती है, फट से दिमाग में बैठ जाता है, बच्चे को पूछो तो फट से मुंह से निकल जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, ज़ीरो। अरे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ से हो जाएगी, चल रहा है ना, ये लगातार मोशन में है ना, यू मोशन में चल रहा है ना, तो चल रहा है तो वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ से है, लगातार मोशन में होता है, रुकता थोड़ी नहीं है। अगर रुक जाएगा वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी जस्ट फॉर ए मोमेंट, उसके बाद तो फिर सीधा नीचे आना चाहिए वर्टिकली, इसको नहीं ना आता है, तो लगातार मोशन में होता है। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज नॉट ज़ीरो, जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज ज़ीरो एंड दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होता है। हॉरिजॉन्टली यू कॉस थीटा तो जितना था उतना ही बना रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके इसमें अभी भी ये वेलोसिटी तो जैसी थी वैसी बनी रहेगी, क्योंकि यू कॉस थीटा तो हर एक पॉइंट पर वो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टली जितना था वो हमेशा हर एक पॉइंट पर उतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली यू कॉस थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा से मोशन होती है, और वर्टिकली मोशन वेरिएबल होती है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ होती है। तो सुनो, अब हम जो आपको बोल रहे थे शुरू में कि प्रोजेक्टाइल मोशन वी कैन कंसिडर इट एज द सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस। तो वो दो मोशन क्या होती हैं, एक मोशन तो होती है हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमने जो कॉलम बना के लिखा था उसके नीचे आपको लिखना है, एक मोशन होती है horizontal motion with constant velocity, and that constant velocity is u cos theta and zero acceleration. What is the horizontal acceleration? Zero, and that's why the velocity in the horizontal direction is constant. दूसरी मोशन होती है vertical motion with variable acceleration with variable velocity and acceleration g, with acceleration g डाउनवर्ड। एरो बना दिया हमने, माइनस जी नहीं लिखा, क्योंकि वो प्लस जी होगा या माइनस जी वो हमारी एक्सिस की चॉइस पर डिपेंड करेगा। अगर प्लस वाई ऊपर लिया है तो माइनस जी, नीचे लिया है तो प्लस जी हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या लिखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस। वो दो मोशन कौन सी हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, दूसरी वर्टिकल मोशन होती है। हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होती है, और जो वर्टिकल मोशन होती है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ होती है, क्योंकि वर्टिकली एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है एंड दैट इज माइनस जी। वर्टिकली ऊपर की ओर वेलोसिटी कम होती चली जाती है, नीचे आते टाइम वो बढ़ती चली जाती है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर एक बात आपको और समझ में आ जाना चाहिए, वो ये कि अगर हम इस मोशन को बीच में आधा आधा कर दें 20 से, ये बीच में हमने एक लाइन बनाई, एक्चुअली इसकी जैसी मोशन इस आधे पाथ पर है, बिल्कुल आइडेंटिकल उसका मिरर इमेज आप कह सकते हैं, ये एक मिरर आप समझ लीजिए। तो जैसी मोशन यहाँ पर हो रही है बिल्कुल वैसे ही मोशन यहाँ पर है। मतलब ये समझो कि जो वेलोसिटी यहाँ पर बनेगी वही वेलोसिटी यहाँ पर आकर के बनेगी इस डायरेक्शन डिफरेंट होगी, स्पीड सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। जो वी वाई ये होगा वही वी वाई ये बनेगा, ये यू कॉस थीटा, ये यू कॉस थीटा। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। ऊपर चल रहा ना, एसेंट हो रहा है, नीचे आ रहा है डिसेंट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट और इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ये ऊपर चलते चलते इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके स्पीड u cos थीटा बनेगी। टोटल स्पीड की हम बात कर रहे हैं,
और बिल्कुल उसी तरीके से रिवर्स मैनर में स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ते बढ़ते वो अल्टीमेटली जितने u से हमने यहाँ पर फेंका था थीटा एंगल पर, वही u बन जाएगा और थीटा एंगल पर ही बनेगा अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर वो आकर के टकराए तब। और अगर आपने यहाँ पर ज़मीन में, अर्थ में, ग्राउंड में गड्ढा खोद दिया तब तो फिर बात अलग है, ठीक है ना, फिर तो कुछ और भी हो जाएगा। फिर तो आगे जो वेरिएशन हो रहा है वो कंटिन्यू होगा, मतलब वी वाई जो बढ़ रहा था ना वो और बढ़ता चला जाएगा, u साइन थीटा और u साइन थीटा, फिर वो u साइन थीटा के बियॉन्ड और बढ़ेगा, राइट। और इधर से जो एंगल है थीटा वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा ज़रा एंगल के बारे में आप देख लो, एंगल यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है। देखो इसकी वेलोसिटी का एंगल ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से कम होता चला जा रहा है। ये देखो वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल कम होता चला जा रहा है। अल्टीमेटली ये हॉरिजॉन्टल ही बन जाएगा, एंगल 0 बन जाएगा। तो जिस मैनर में एंगल कम हो रहा है उसी मैनर में एंगल हॉरिजॉन्टल से नीचे की डायरेक्शन में ये बढ़ता चला जाएगा। आगे चल करके ये हम कैलकुलेट भी करेंगे कि किसी टाइम पर आगे जा कर के क्या एंगल बनता है टी टाइम पर। तो ये हमने आपको पूरा एनालिसिस प्रेजेंट कर दिया, समझा दिया प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करना होगी तो ये जो कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाए बस इसी का सिंपल सा एप्लीकेशन होगा और हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो आसानी से हमें मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करना क्या है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट हमें करना है कुछ चीज़ें हैं जो हम जनरली कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट, एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर हम कैलकुलेट करेंगे आगे चल करके डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर, वेलोसिटी किसी टाइम t पर और इसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना होता है अभी ड्राइव करेंगे हम। व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका, ये चल करके ग्राउंड तक आने में इसको जो टोटल टाइम लगेगा, जितने टाइम के लिए हवा में चलेगा, जितने टाइम के लिए हवा में उड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ओके तो अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल मूव्स इन एयर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिलेगा कैसे? देखो ग्राउंड के अलॉन्ग ये है एक्स एक्सिस, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहाँ से हमने एक पत्थर को, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका विद इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर फेंका है, थीटा इज़ द प्रोजेक्शन एंगल, वर्टिकली ऊपर की ओर हमने ले लिया y एक्सिस, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कितना टाइम लगेगा। इसकी मोशन को हम स्प्लिट करेंगे, आपको पहले ही बताएं। इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए आप मोशन को स्प्लिट करेंगे। सो ये लो हमने स्प्लिट कर लिया, u का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली u का सीधा, वर्टिकली ऊपर की ओर u साइन थीटा। बाकी वर्टिकल डायरेक्शन में आप जानते हैं एक्सेलरेशन कितना है -g, बिकॉज +y ऊपर की ओर है। अब देखो एक बात ये नोट करो, आपको बताए थे ना अभी हम कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा मे बी t, उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। तो ऊपर जाने में अगर t टाइम लग रहा है तो नीचे आने में भी t टाइम लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और उस टाइम को हमने एज्यूम किया है स्मॉल t, राइट। ओके अगर हमें ये स्मॉल t मिल जाए तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा t + t 2t, है ना। स्मॉल t, व्हाट इज़ स्मॉल t? स्मॉल t क्या चीज़ है? स्मॉल t वो टाइम है जितने टाइम में ये यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुँचा,
कहाँ पर पहुँचा, यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचा, मतलब कहाँ पर पहुँचा, ये वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर इसका वी वाई कितना है 0। बताए देना हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई कितना हो जाता है 0। रेड्यूस होते होते पहले ज़्यादा होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच करके वी वाई हो जाता है 0। तो ये वो टाइम है असल में जितने टाइम पर वी वाई कितना बन गया 0। बस प्रॉब्लम सॉल्व। आपको असल में वो टाइम फाइंड कर लेना है जिस टाइम पर वी वाई 0 है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप इसकी मोशन कंसिडर करोगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्वेशन अप्लाई करो। आपको वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पर ये वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है। ऊपर जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम आपको फाइंड करना है। सो वो टाइम ऐसा टाइम है जिस टाइम पर वी वाई क्या है 0, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, ए वाई क्या है माइनस जी है। तो t क्या बन गया u साइन थीटा अपॉन g, ये आ गया t। व्हाट इज t, टाइम ऑफ एसेंट। और अगर ये टाइम ऑफ एसेंट है तो यही टाइम ऑफ डिसेंट है, राइट। यहाँ पर लिख लेना दिस इज टाइम ऑफ एसेंट एंड दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट। ओके फाइन। सो ये है टाइम ऑफ एसेंट। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम क्या बनेगा, यहाँ तक आने में जो टाइम लगा ये क्या बनेगा, ये टाइम हो जाएगा स्मॉल t का डबल, स्मॉल t का डबल। तो डबल कर दो, तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड टू ग्राउंड। ये ध्यान रखना ग्राउंड टू ग्राउंड की बात चल रही है अभी आगे चल करके हम कुछ और भी देखने वाले हैं। ओके, ग्राउंड से जब हम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको आप रट जाओ, बहुत अच्छे से इसको रट लो, ठीक है। ओके, अब एक बात ये समझो, देखो हम चाहते हैं कि ये जो t है टाइम ऑफ फ्लाइट ये मैक्सिमम बन जाए। हम चाहते हैं कि बॉडी हवा में मैक्सिमम टाइम के लिए मूव करे, t ज़्यादा से ज़्यादा बने। फॉर ए गिवन u, एक फिक्स u के लिए t ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि साइन थीटा को हम ज़्यादा से ज़्यादा बना दें। t को मैक्सिमम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये कर सकते हैं कि साइन थीटा को मैक्सिमम बना दो। अच्छा, साइन थीटा को आप मैक्सिमम कितना बना सकते हो और कैसे बना सकते हो। साइन थीटा को मैक्सिमम हम 1 बना सकते हैं और उसके लिए हमें थीटा 90 डिग्री रखना पड़ेगा। 90 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा व्हाट इज़ थीटा, प्रोजेक्शन एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से हमने लिया था। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 90 डिग्री पर होना चाहिए। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 90 डिग्री। मतलब ये कि हमें ऑब्जेक्ट को किधर फेंकना पड़ेगा, सीधा ऊपर की ओर फेंकना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को हम सीधा ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, फिर ये सीधा ऊपर जाएगी, एक मोमेंट के लिए रुकेगी, उसके बाद वापस ये नीचे आ जाएगी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकोगे ना, तब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम बनता है। एंड सो फॉर मैक्सिमम टी, अच्छा ठीक है, साइन थीटा आपने 1 कर दिया, थीटा 90 कर दिया, फॉर मैक्सिमम टी। सो व्हाट इज दिस मैक्सिमम टी, मैक्सिमम टी बनेगा कितना, वेरी सिंपल, यहाँ पर साइन थीटा को आप 1 कर दो, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा 2u/g, 2u/g। ओके।